हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका लेखक कृष्णकांत साहू जी है। इस पुस्तक का ये 8वां पाठ है। यदि आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य। पहला, सुख निरोगी काया। स्पष्ट है कि रोगरहित व्यक्ति ही सुखी है। रोगरहित बने रहने के लिए निरंतर जागरूक रहकर उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखना अति आवश्यक है। मानव शरीर अस्थियों, मांस, रक्त आदि द्वारा निर्मित है और यह भी स्पष्ट है कि इनको निर्माण हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, लवण व जल के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। रक्त, मांस व अस्थियों से निर्मित शरीर के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अवयव हों। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के ये सभी शारीरिक अवयव भली प्रकार अपने समस्त कार्यों को करते हैं। यदि ये सभी अवयव ठीक प्रकार अपने कार्यों को करते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ कहा जाएगा। शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार या दोष उत्पन्न होने पर ये शारीरिक अवयव अपना कार्य भली प्रकार नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति ही अस्वस्थता है। स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम व स्वास्थ्यप्रद भोजन के अलावा स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। दूषित वातावरण अनेक विकार उत्पन्न कर देता है। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित 3 घटक प्रभावित करते हैं। 1, आनुवांशिकता। 2, पर्यावरणीय। 3, व्यक्तिगत। 1, आनुवांशिकता। प्रत्येक प्राणी को अपने जन्म से ही कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। ये गुण आनुवांशिक गुण होते हैं। कुछ रोग इस कारण होते हैं कि व्यक्ति अपने पूर्वजों से एक प्रवृत्ति प्राप्त करता है जो उसे विशेष रोग या विकारों के प्रति सुग्राहम बना देती है। पृष्ठ 85, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 2, पर्यावरणीय घटक। जैसा पूर्व में लिखा जा चुका है कि भोजन के पश्चात हमारे स्वास्थ्य को पर्यावरण प्रभावित करता है। हमारे पर्यावरण के निम्नलिखित क्षेत्र की व्यवस्था ही हमारे स्वास्थ्य को उन्नति या अवनति की ओर ले जाती है। 1, आवासीय व्यवस्था। 2, सुरक्षित जल। 3, स्वच्छ वायु। 4, पर्यावरणीय स्वच्छता। 5, भोजन एवं पोषण। 6, चिकित्सा सेवा। 3, व्यक्तिगत उत्तम आचरण रखने से ही व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहता है, किंतु स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ आदतें डालनी पड़ती हैं तथा कुछ आचरण अपनाने होते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आचरण में शारीरिक स्वच्छता, आंखों एवं दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई, शारीरिक अंगों की देखभाल, भोजन, व्यायाम, विश्राम एवं नींद आदि का ध्यान रखना चाहिए। इनके प्रति लापरवाही हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यदि हम नियमित रूप से अपने दांतों की सफाई नहीं करें तो हमारे दांत गिर जाएंगे, फलस्वरूप भोजन को चबाने में कठिनाई होगी और पाचन नहीं हो सकेगा, जिससे स्वास्थ्य चौंष्ट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मद्यपान, नशीले मादक द्रव्य, तंबाकू आदि के किसी भी रूप में प्रयोग से दूर रहना चाहिए। ये सभी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, साथ ही धन की हानि भी करते हैं। हमें अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक आधार बनाकर स्वास्थ्यप्रद आदतें एवं आचरण अपनाना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है वही अच्छा नागरिक बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सक्रिय सदस्य के रूप में सार्वजनिक कार्यों में योगदान देना होता है। जिस देश में स्वस्थ नागरिक होंगे उसकी उत्पादन क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। व्यक्तिगत एवं समुदाय का स्वास्थ्य एक दूसरे पर आधारित है। यदि व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो समुदाय में रोग एवं मृत्यु की दर बढ़ जाती है। फलस्वरूप सामाजिक उत्पादकता प्रभावित होती है। यदि समुदाय में कोई खुरे एवं अस्वास्थ्यकर आचारों में लिप्त है तो उस समुदाय के सदस्य कभी सुखी नहीं रह सकते। पृष्ठ 86, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। अतः किसी भी समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक सदस्य उत्तम स्वास्थ्य के नियमों को समझे, तभी उस समुदाय में सुख एवं समृद्धि बढ़ेगी। अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। 1, ठोस। 2, तरल। ठोस अपशिष्ट कूड़ा कर्वकट, सफाई के द्वारा इकट्ठा हुआ कचरा, व्यापारिक, औद्योगिक एवं कृषि से निकले निर्क एवं अवांछनीय पदार्थ ठोस अपशिष्ट हैं। इनसे निम्न प्रकार से स्वास्थ्य को हानिकारक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 1, कूड़ा करकट रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के लिए विकास एवं पनपने की स्थितियां उत्पन्न करता है। 2, ठोस अपशिष्टों का जैविक अंश सड़कर मधुमक्खियों के प्रजनन में सहायक होता है। 3, कूड़ा करकट चूहों को आकर्षित करता है। 4, वर्षा का पानी यदि सड़ते हुए कचरे के ढेरों से होकर जल स्रोतों तक पहुंचता है तो जल प्रदूषण की संभावना रहती है। 5, कूड़े करकट में अनायास या दुर्घटनावश आग लग जाने पर वायु प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो जाता है। अतः हमें कूड़ा करकट और कचरा सदैव इसके लिए निर्धारित स्थान या कूड़ेदानों में ही डालना चाहिए। इन कूड़ेदानों को समय समय पर खाली करने का प्रबंध भी होना चाहिए।
नगरपालिका व नगर निगम वाले स्थानों पर क्रेन युक्त लारियों द्वारा यांत्रिक विधि से इनको खाली किया जाता है। तरल अपशिष्ट अथवा मलिन जल रसोईघर, स्नानशय तथा शौचालय में इस्तेमाल किए गए जल को कहते हैं। इस जल में अनेक ठोस कण आलंबित रहते हैं। यदि यह जल धरातल पर यूं ही फैला दिया जाए तो सड़न के फलस्वरूप इससे दुर्गंध आने लगेगी। यदि यह गड्ढलों में भर जाएगा तो मच्छर उत्पन्न होकर मलेरिया या फाइलेरिया आदि रोग उत्पन्न होंगे। इस तरल अपशिष्ट को नालियों द्वारा भूमि में सोखने के लिए डाल दिया जाता है या सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जहां जल का स्तर नीचा हो, भूमि सरंत्री हो, वहां की भूमि द्वारा जल शीघ्रता से सोखा जा सकता है। वहां सोखने वाले गड्ढों का निर्माण किया जाता है। मल उत्सर्जन, यदि मानव द्वारा मल मूत्र का ठीक उत्सर्जन न किया जाए तो हैजा, संग्रहणी, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। ये प्रायः असावधानी के कारण होते हैं, जैसे कि खुली पृष्ठ सतासी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण जगह, सड़कों या जलाशयों के किनारों पर पाखाना करना आदि। इन कारणों से वातावरण दूषित हो जाता है तथा संक्रामक रोग फैलते हैं। इसलिए मल मूत्र उचित स्थानों पर उचित विधि से करना तथा फेंकना चाहिए। मलोत्सर्जन की विधियां, आधुनिक युग में मल उत्सर्जन की भिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। वैसे तो मल मूत्र के उत्सर्जन की अनेक विधियां हैं, परंतु शहरों में जल वाहन विधि अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसका वर्णन नीचे किया जा रहा है। जलवाइन विधि शहरों में आंतरिक जल वाहन विधि का प्रबंध प्रायः हो जाता है। इसलिए इस विधि द्वारा मल मूत्र शौच जल आदि बंद नलों द्वारा वाहन कर दिया जाता है। मल को इस विधि से छोटी नलियों से बड़ी नलियों में पहुंचाते हैं। बड़ी नलियों को मलवाहक नलियां कहते हैं, जो जमीन के भीतर बिछी रहती हैं। पाखाना करने के बाद जंजीर खींच दी जाती है और पाखाना बहकर नलियों में पहुंच जाता है। यह विधि स्वास्थ्यकर है तथा उत्सर्जन एक सुथरा हो जाता है। हमारा भोजन, वायु, जल और भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। वायु और जल हमें प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु भोज्य सामग्री प्रकृति से मिलने पर भी मानव को अपना भोजन बनाने का कार्य स्वयं करना पड़ता है। जिस प्रकार मोटर गाड़ी पेट्रोल या डीजल से संचालित होती है, उसी प्रकार विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के सुचारू संपादन के लिए मानव को प्रतिदिन आवश्यकतानुसार भोजन करना पड़ता है। सतत क्रियाशील बने रहने से शरीर की कोशिकाएं घिसती एवं नष्ट होती रहती हैं। यदि कोशिकाएं नष्ट होती चली जाएं तो स्वास्थ्य चौपट होकर मृत्यु हो सकती है, किंतु भोजन से शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण होने से इस प्रकार प्रतिदिन नष्ट होने वाली कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति हो जाती है। सामान्यतया भोजन शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। 1. विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना। 2. शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होना। 3. रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। 1. शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना। आपने अनुभव किया होगा कि जिस दिन शारीरिक कार्य अधिक करना पड़ता है, उस दिन भूख भी अधिक लगती है। स्पष्ट है कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संपादन में ऊर्जा की आवश्यकता। पृष्ठ 88 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण होती है। हमें यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। कहावत भी है कि भूखे भजन न होए गोपाला। व्रत या उपवास के दिन या अधिक भूख लगने पर शरीर में कमजोरी अनुभव होती है। भोजन ग्रहण करने पर शरीर को पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है। 2. शारीरिक विकास एवं वृद्धि में सहायक होना। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, भोजन नवीन कोशिकाओं के निर्माण में सहायता देता है। उदाहरण के लिए, यदि एक नवजात बालक जिसका जन्म के समय भार 3 किलो है, यदि इस बालक को इसकी आवश्यकता अनुसार आहार दिया जाए तो वह 6 माह में ही दुगुने भार वाला हो जाएगा और 1 वर्ष की आयु में इस बालक का भार इसके जन्म के भार से तिगुना हो जाएगा। यदि बालक के बाल्यकाल में वृद्धि की दर तीव्र रही तो किशोरावस्था में समुचित विकास और वृद्धि होगी। शारीरिक वृद्धि के समय उचित और पर्याप्त आहार नहीं मिलने पर शारीरिक विकास नियमित और उचित नहीं हो पाता है। वास्तव में भोजन की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक बनी ही रहती है। इन अवस्थाओं में उपयुक्त आहार मिलना अत्यंत आवश्यक है। यदि उपयुक्त आहार नहीं मिला तो बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। इससे यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि किशोरावस्था के बाद शारीरिक निर्माण के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शरीर में प्रतिदिन कई कोशिकाएं टूटती और नष्ट होती रहती हैं, अतः नवीन कोशिकाओं के निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत हेतु भोजन के निर्माणकारी पोषक तत्वों की आवश्यकता हर अवस्था में बनी रहती है। किंतु किशोरावस्था तक ये तत्व बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। बाद में आवश्यकता अनुसार भोजन में ये सामग्री होनी चाहिए। 3. रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। भोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना भी है। उचित प्रकार का भोजन शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। प्रकृति में ऐसी भोज्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। हालांकि ऐसे भोज्य पदार्थ शरीर में अत्यंत ही कम मात्रा में चाहिए, किंतु फिर भी यदि ये प्रतिदिन के भोजन में उचित मात्रा में उपस्थित न हो तो कई शारीरिक क्रियाएं संतुलित हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी या विकास धीरे होने लगेगा।
उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शारीरिक आवश्यकता के आधार पर भोज्य पदार्थों को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पृष्ठ 89 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 1 ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। 2 वृद्धि और निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ। 3 सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उनकी रचना विभिन्न रासायनिक अवयवों द्वारा हुई है। भोजन के इन्हीं अवयवों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के ये अवयव पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। 2 कार्बोहाइड्रेट। 1 प्रोटीन। 4 विटामिन। 3 वसा या तेल। 5 खनिज लवण। भोज्य पदार्थों में पोषकता भिन्न भिन्न प्रकार और मात्रा में होती है। उदाहरणार्थ तेल में आहार तत्व मात्र वसा ही होता है, जबकि चावल में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होता है। अतः भोज्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। किस पदार्थ में कौन से पोषक तत्व हैं ये जानना नितांत आवश्यक है, ताकि भोजन में आवश्यकतानुसार उनका समावेश करके भोजन को व्यक्ति की आवश्यकता की शर्तों के अनुकूल बनाया जा सके। इसके लिए यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक रहेगा कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में कौन सी क्रियाओं का संपादन करता है। 1 प्रोटीन। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत, रक्त निर्माण तथा रोग संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिपिंडों एंटीबॉडीज का निर्माण भी प्रोटीन द्वारा ही किया जाता है। 2 वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। वास्तव में ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन भी कुछ मात्रा में शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकता है, किंतु जो तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, यदि वे ऊर्जा प्रदान करने लगे तो वृद्धि रुक जाएगी। अतः शरीर चुस्ती फुर्ती वाला और बलवान बना रहे और शारीरिक क्रियाओं के संपादन की समस्त ऊर्जा सदैव प्राप्त होती रहे, इसके लिए भोजन में उपयुक्त मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश किया जाना आवश्यक है। 3 विटामिन और खनिज लवण। रोग प्रतिरोधक क्षमता और रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में विटामिन और खनिज लवण आवश्यक हैं, जो आंखों की रोशनी, दांतों और हड्डियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास आदि क्रियाओं में सहायक हैं। पृष्ठ 90 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 4 पानी। हमारे संपूर्ण शारीरिक भार का 2/3 भाग पानी द्वारा ही निर्मित है। पानी हमारे शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक है। शरीर के तरल संतुलन के लिए पानी एक अनिवार्य आवश्यकता है। शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता मनुष्य की आय, लिंग, शारीरिक श्रम और शारीरिक अवस्था के अनुसार भिन्न होती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति, मजदूर, खिलाड़ी आदि को दफ्तर में काम करने वाले, लेखक या मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति की तुलना में ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक रहती है। बालकों और किशोरों को अपने भोजन में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता रहती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाले शिशुओं को भी प्रोटीन और खनिज की आवश्यकता अधिक रहती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजन में वांछित भोज्य पदार्थों का समावेश करे, ताकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और शरीर स्वस्थ और स्फूर्तिदायक बना रह सके। संतुलित आहार। अब हम ये जान चुके हैं कि हमारे भोजन के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत, उनकी उपयोगिता, उनसे हानि लाभ आदि के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इन जानकारियों के आधार पर हमें हमारी भोजन व्यवस्था और भोजन को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए कि हम सदैव स्वस्थ एवं चुस्त दुरुस्त और सक्रिय रह सकें। भोजन ऐसा हो जो हमारे शरीर को वांछित ऊर्जा दे सके और जिससे समय एवं उपाय के अनुसार वृद्धि होकर शरीर सुडौल रह सके और वांछित क्षमतावान बन सके। मनुष्य को अपने भोजन में कौन से तत्वों की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना कार्य करता है, उसमें कितनी शारीरिक टूट-फूट होती है तथा दैनिक कार्यों के लिए कितनी कैलोरी का जर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा को कैलोरी नामक इकाई में नापा जाता है। भोजन का मापदंड औसत व्यक्ति की ओर, भार, दिनचर्या और उसकी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप पोषक तत्वों के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए समय समय पर विशेष सर्वेक्षण कर इसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप रखा जाता है। यही मापदंड व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए आहार व्यवस्थाओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि समय समय पर इसके बारे में मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे देश में भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पोषाहार समिति ने पिछले कुछ सालों में पृष्ठ 91 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। इस संस्थान के द्वारा सर्वप्रथम 1944 में इस प्रकार के मापदंड निर्धारित किए गए, फिर परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर इन मापदंडों में 1958, 1968 तथा 1981 में वांछित संशोधन कर इन्हें समयानुकूल बनाया गया। इन मापदंडों की तालिका से हमें अपनी आवश्यकतानुसार कैलोरी, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन ए, थायमीन, राइबोनुक्लेविन आदि की आवश्यक मात्रा का बोध होता है और इसी आधार पर संतुलित भोजन के बारे में जानकारी मिलती है।
बालकों को उनके भोजन के भार की तुलना में प्रौढ़ों से अधिक भोजन चाहिए। उन्हें भोजन से ऊर्जा और ऊष्मा के साथ साथ वसा और प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा चाहिए, क्योंकि वे विकास और वृद्धि करते हैं। वृद्ध व्यक्ति को भोजन कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि वह कार्य भी कम करता है तथा वृद्धावस्था में उसकी शारीरिक वृद्धि प्रायः नगण्य हो जाती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्यतः वे पुरुषों से लंबाई तथा भार में कम होती हैं तथा कार्य भी उन्हें कम करना पड़ता है। किंतु जो महिलाएं स्तनपान करा रही हों या गर्भवती हों, उन्हें उपयुक्त पदार्थों वाला अधिक भोजन मिलना चाहिए। जलवायु भी भोजन की मात्रा को प्रभावित करती है। उबड़े प्रदेशों के निवासियों को अपनी ताप आपूर्ति के लिए गर्म प्रदेश के निवासियों की तुलना में अधिक ऊर्जायुक्त भोजन चाहिए। जहां ऋतु परिवर्तन होता है, वहां के निवासियों का भार ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें भूख कम लगती है, किंतु वहां शीत ऋतु आने पर लोगों को खूब भूख अधिक लगती है, फलस्वरूप शरीर का भार भी बढ़ जाता है। शारीरिक परिश्रम करने वालों को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक आवश्यकता होती है। जिस भोजन से मानव अपनी समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उत्तम स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास कर सके, ऐसा भोजन संतुलित भोजन होगा। संतुलित भोजन में निम्नांकित बातें होनी चाहिए। 1. समस्त भोज्य तत्वों का उत्तम एवं उचित समन्वय हो। 2. शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषक तत्व प्रदान करता हो। 3. वांछित ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता हो। 4. जिससे वांछित शारीरिक वृद्धि होकर रोजाना की शारीरिक टूट फूट की मरम्मत हो सके। पृष्ठ 92 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। हमारा भोजन संबंधित भोज्य पदार्थों के उपयुक्त समन्वय और संतुलन के फलस्वरूप निर्मित होना चाहिए। हमें भोज्य सामग्री का चयन करते समय इसको ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें से अधिकांश उपज के हों, सरलता से प्राप्त हो सकें और आर्थिक रूप से अधिक महंगे भी न हों। चयन के पश्चात हमें देखना होगा कि वे सभी मिलकर व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित ऊर्जा कैलोरीज उपलब्ध कराते हैं अथवा नहीं, साथ ही उनसे वांछित पोषक तत्व प्राप्त होते हैं या नहीं। यदि होते हैं तो वे उपयुक्त मात्रा में हैं अथवा नहीं। प्रत्येक आय वर्ग का परिवार खाद्य पदार्थ वर्ग में से अपने अनुरूप सामग्री का चुनाव करके संतुलित भोजन प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः अपनी आय का 60% भोजन पर व्यय करना चाहिए। मौसम के समय फलों और शाक सब्जियों के परिरक्षण, गृहवाटिका, किचन गार्डन, छत पर खेती द्वारा कम खर्च में पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। भोजन को पौष्टिक एवं संतुलित बनाने की कुछ विधियां। 1. आटा गूंथते समय उसमें हरी पत्तियां, मेथी, पालक आदि डालने से उस भोजन में खनिज लवण की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 2. रोटी अथवा चपाती में एक मुट्ठी भर सादा चावल डालने से उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 3. कच्ची खाई जा सकने वाली सब्जियों को कच्चा सलाद ही खाया जाकर उनकी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। 4. सप्ताह में 1 बार या 2 बार सामान्य मुख्य अनाज जैसे गेहूं, चावल या मक्का के स्थान पर मोटा अनाज जैसे जौ, जचार या बाजरा मिलाकर खाया जाना पौष्टिकता प्रदान करता है। 5. गेहूं के साथ दालों को पिसवाकर उस आटे की रोटी से खनिज लवण और प्रोटीन अधिक मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। 6. दलिए को पानी के बजाय दूध में पकाने से पौष्टिकता बढ़कर संतुलित भोजन प्राप्त हो जाता है। 7. मशीन से कुटे हुए चावल के स्थान पर हाथ से कुटे हुए चावल खाने से विटामिन बी की आपूर्ति होगी। कुछ अन्य विधियां। 1. अंकुरित दालों का भोजन में प्रयोग विटामिन बी और सी की वृद्धि करता है। इससे भोजन सुपाच्य हो जाता है। कुरित दालें या अनाज कच्चा खाना चाहिए या उसे बहुत कम पकाकर खाना चाहिए। पृष्ठ 93 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 2. अनाजों और दालों में खमीर विटामिन बी बढ़ा देते हैं। सामान्यतः एक ही प्रकार के भोजन से मन ऊब जाता है, इसलिए उपर्युक्त विधियों के अनुसार भोज्य पदार्थ बदलकर भोजन लेने चाहिए। इससे उत्तम स्वास्थ्य और संतुलित भोजन प्राप्त होगा। सामान्य आहार योजना। हमारे देश में अधिकतर लोग अपने भोजन में अनाज की अधिक मात्रा लेते हैं। सामान्य भारतीय के भोजन में अन्य अवयवों की कमी होती है। मोटे रूप से भोजन में परिवर्तन किया जाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। जहां भोजन में अन्न अधिक लिया जाता हो, वहां प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण वाले पदार्थों का समावेश किया जाए। इस प्रकार आहार योजना का ज्ञान हो जाने से व्यक्ति उपलब्ध सामग्री में से अपने लिए आवश्यक भोज्य सामग्री का चयन कर उत्तम पोषण एवं स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति केवल दूध को ही अपना आहार निर्धारित करता है। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। यदि वह व्यक्ति मात्र दूध का ही सेवन करता है तो उसे 3580 ग्राम दूध की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। फिर भी इस दूध से उस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, थायमीन, नियासिन व आयरन अत्यंत नगण्य मात्रा में ही मिल पाएंगे। अतः यह आहार संतुलित आहार नहीं होगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन के आहार में केवल मक्का की रोटी और मिर्च की चटनी खाता है तो उसे आवश्यक अमीनो अम्ल, विटामिन समूह, आयरन आदि की कमी रहेगी। साथ ही उसे पर्याप्त कैलोरी ऊष्मा भी नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति मात्र मांस को ही अपना आहार बनाता है तो उसे प्रोटीन तो अधिक मात्रा में मिल जाएगा, किंतु कार्बोहाइड्रेट, विटामिन समूह आदि की कमी ही रहेगी।
उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भोजन की योजना की जानकारी नहीं होने से भोजन के चयन तथा उससे उत्पन्न पोषण एवं स्वास्थ्य में कठिनाई होती है। अतः सामान्य आहार योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1. भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त अनुपात में होने चाहिए। 2. भोजन को मात्र खा लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसकी उपादेयता उसके भली प्रकार पाचन पर निर्भर करती है। इसलिए भोजन में लिए जाने वाले पदार्थ सुपाच्य होने चाहिए। पृष्ठ 94 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 3. भोजन न अधिक न कम पका हुआ होना चाहिए। 4. भोजन को गंदगी और हानिकारक कीटाणुओं से बचाना चाहिए। पुरुषों के लिए संतुलित आहार योजना। भारतीयों के लिए प्रस्तावित आहार योजना 1981 के अनुसार एक वयस्क पुरुष के भोजन में विविध तत्वों की मात्रा पिछले पृष्ठों में दी गई तालिका के अनुसार होनी चाहिए। वृद्ध लोगों में उपापचय ऊर्जा दर में कमी आने लगती है। इससे उनकी विभिन्न शारीरिक क्षमताएं यथा रक्त धमनियों में सख्ती, पाचक रसों में कमी, कोलेस्टेरोल में वृद्धि, आयरन, कैल्शियम के अवशोधन में कमी के साथ साथ मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। अतः उपर्युक्त तालिका से 55 वर्ष की उम्र में 3%, 55 से 75 वर्ष तक 7.5% और 75 वर्ष के बाद 10% की कमी करनी चाहिए। किंतु वृद्धावस्था में प्रोटीन की मात्रा उतनी ही रखी जानी चाहिए जितनी किशोरावस्था में आवश्यक है। वसा में पदार्थों की कमी की जाकर शुद्ध तेलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे फैटी एसिड तथा कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि नहीं होगी। वृद्ध व्यक्तियों के आहार में दूध, दही, छाछ, पनीर, छईना, मछली, अंडा, हरी सब्जियां, खजूर, बादाम, मूंगफली आदि की पर्याप्त मात्रा रखनी चाहिए। शिशुओं और बालकों के लिए आहार योजना। शिशुओं 0 से 12 महीने तक के लिए आहार। 4 माह तक की आयु के शिशुओं के लिए मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। इसमें सभी आवश्यक तत्व उचित अनुपात में साफ और सुरक्षित रहते हैं। इस अवस्था तक यदि मां का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सके तो उसे पशु के दूध को पतला करके दिया जा सकता है। किंतु 4 माह के पश्चात मात्र मां का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए उसे अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसके लिए पशु दूध, उबले हुए आलू, हरी सब्जियां आदि दी जा सकती हैं। जब शिशु 5 या 6 माह का हो जाए तब उसे ज्वार, बाजरे का खिचड़ा या दलिया दिया जा सकता है। शिशु को नरम फल जैसे केला दिया जा सकता है। इससे शिशु को पर्याप्त पौष्टिक आहार, विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे। हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण माताएं अपने शिशु को दूध के साथ दूसरी पौष्टिक चीजें नहीं देती हैं, फलस्वरूप बालक कुपोषित होता जाता है। 1 से 3 वर्ष तक के बालक का आहार। 1 से 3 वर्ष तक के बालक को उसके शारीरिक विकास के अनुरूप आहार, विशेषकर प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। उसे दूध, छाछ, दही, पनीर, मिश्रित अनाज। पृष्ठ 95 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। दालें आदि की आवश्यकता होती है। मांसाहारी परिवार इस कमी को मांस, मछली या अंडे से पूरी कर सकते हैं। इसके साथ हरी शाक, पत्तियों वाली सब्जियां, फलों और सब्जियों का सलाद, फल आदि पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने प्रयोग करके स्थानीय उपज के खाद्य पदार्थों से पूरक आहार तैयार किए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों लोकप्रिय हुए हैं। महिलाओं के लिए आहार योजना। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः उनके भोजन में खाद्य पदार्थों की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम होनी चाहिए। स्त्रियों को लौह तत्व पुरुषों से अधिक चाहिए, अतः उनके भोजन में लौह तत्व अधिक होना चाहिए। साथ ही उनका भोजन सुपाच्य होना चाहिए और उसमें रक्षित भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में होने चाहिए। स्त्रियों के लिए संतुलित आहार का विवरण पीछे तालिका में दिया गया है। गर्भकाल में स्त्रियों का भोजन सामान्य आहार से भिन्न होना चाहिए। गर्भकाल में स्त्रियों को अतिरिक्त भोजन एवं पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अनाज, दालें, हरी व पत्तीदार सब्जी, दूध, अंडे, मांस, फल आदि से गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और लोहा मिलते हैं। गर्भावस्था में लोहा बालित मात्रा में नहीं मिलने पर गर्भ के दूसरे या तीसरे माह में रक्तहीनता हो जाती है। शिशु को स्तनपान अधिकतर जन्म से लेकर 9 माह की आयु तक कराया जाता है। अतः धात्री माता को प्रसव के 1 वर्ष तक अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। दूध उत्पत्ति में उत्तम प्रोटीन, जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल मिले रहें। इसके लिए भोजन में दूध, मिश्रित अनाज, दालें, मांस, मछली, अंडा सम्मिलित किया जाना चाहिए। शिशु को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा डी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, अतः ये खाद्य पदार्थ इसकी पूर्ति करते रहेंगे। दूध पिलाने वाली महिलाओं को अपने भोजन में तरल पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसके लिए दूध व फलों का रस दिया जाना चाहिए। पोषाहार पोषक मूल्य पूर्व में हमने मनुष्य के भोज्य पदार्थ तथा उसकी आवश्यक मात्रा, जो संतुलित आहार माना जाता है, के बारे में चर्चा की। भोज्य पदार्थों में से कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वाभाविक स्थिति में थोड़ी सफाई के बाद काम में ले लेते हैं, जैसे फल, मेवे आदि। परंतु अधिकांश भोज्य पदार्थों को खाने योग्य बनाने हेतु पकाना आवश्यक होता है। भोजन पकाने के सामान्यतः 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पृष्ठ 96 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 1. भोजन को सुपाच्य बनाना।
भोजन पकाने से गर्म, चबाने व पचने योग्य हो जाता है, जिससे पाचक रस भली प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। 2 सुधारना भोज्य पदार्थों को पकाने में इनका स्वाद व सुगंध की दृष्टि से इन्हें आकर्षक बना दिया जाता है। इस प्रकार का आकर्षक भोजन सुपाच्य व भूख को बढ़ाने वाला होता है। रोग के कीटाणुओं का नाश करना पकाने में विभिन्न प्रकार के ताप का प्रयोग किया जाता है। ताप से वस्तुओं को सड़ाने वाले तथा विषाक्त करने वाले कीटाणु अंडों सहित नष्ट हो जाते हैं। मछली, दूध, सब्जी आदि में पाए जाने वाली कृमियों का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार भोजन पकाना आवश्यक है, परंतु यदि पकाते समय असावधानी रखी गई तो उससे कुछ हानियों होने का भय रहता है। इसलिए भोजन पकाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. भोजन सदैव स्वच्छ बर्तनों में पकाना चाहिए। गंदे बर्तन में पकाया गया भोजन विषयुक्त होकर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 2. कलई किए गए बर्तनों में ही भोजन पकाया जाना चाहिए, अन्यथा भोजन विषैला हो सकता है। 3. भोजन पकाते समय हाथ, नाखून आदि भी स्वच्छ होने चाहिए। नाखूनों में जमा मैल, बिखरे बाल भोजन में गिर सकते हैं। 4. रसोई घर में काम में लाया जाने वाला वस्त्र भी स्वच्छ होना चाहिए। 5. पकाते समय बर्तन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा वायु के संपर्क में आने पर विटामिन तथा भोजन की सुगंध नष्ट हो जाती है। 6. निश्चित अवधि से अधिक भोजन पकाने पर उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। 7. भोज्य पदार्थों में खाने का सोडा डालने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। जिस पानी में चावल, हरी सब्जी उबाली गई हो उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पानी में पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। चावल, सब्जी आदि में उतना ही पानी डालना चाहिए जितना पकाते वक्त सोख लें। 9. अधिक मसालों का प्रयोग करने से स्वाभाविक स्वाद नष्ट हो जाता है तथा पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। भोजन को बार बार गर्म करने से भी उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का आगे का पाठ देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।